वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वो एक की तरफ देखकर रोते हुए बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर वोट, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। कहते हुए उसके कदम लगातार पीछे की तरफ जा रहे थे और वे किनारे पर पहुंच चुकी थी। यकीन यकीन शब्द से तो मेरा विश्वास उठ चुका है स्वीट हार्ट, मोहब्बत थी तुमसे लेकिन अब बेहद नफरत है, और अगर मोहब्बत खत्म तो तुम जी कर क्या करोगी, तुम्हें भी खत्म होना होगा। कहते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई गन के ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी। इति रोते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर हॉट, आप प्यार करते हैं मुझसे, मेरे बिना कैसे जिएंगे। उसकी बात सुनकर एक के होठों पर कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, तुम जिंदा रहने की बात करती हो, मैं तो मुझे से अपनी जिंदगी जीऊंगा, तुम्हारी बेवफाई मुझे मार नहीं सकती लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हें जरूर मारेगी। आई हेट यू स्वीट हार्ट, डोंट नाउ गेट आउट ऑफ माई लाइफ। कहते हुए उसने गन चला दी और गोली सीधा ईते के सीने पर जाकर लगी। अगले ही पल खून का खारा फुहारा छूटा और साथ ही साथ ईते का पैर भी लड़खड़ाया और वे पहाड़ी के नीचे गिर गई। एक जोरदार चीख वहां पूरे आसमान में गूंजी और फिर सब कुछ शांत होगा। एमरल्ड पेंसिल जैक की गाड़ी बड़ी ही स्पीड से घर के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और गाड़ी में से फुर्ती से निकलता हुआ एक मेंशन के अंदर आया। वो सीधा अपने कमरे की तरफ जा रहा था लेकिन सालिनी जी कब से उसका ही इंतजार कर रही थी। वो जल्दी से उसके सामने आई और उसे रोकते हुए बोली, इतनी जल्दी में क्यों हो? उनकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे रास्ते से हटिए माँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। बोलते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। शालिनी जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली कि क्या अब मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं कि मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकूं? और तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या कोई बात हुई है? और तुम अकेले क्यों हो? मुझे तो लगा इति भी तुम्हारे साथ होगी, वे सुबह से घर पर नहीं है। बोलते हुए एक के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी। वे जानबूझकर ये सब बोल रही थी ताकि पता लगा सके ये और रीति के बीच क्या हुआ। ये उनकी तरफ देखते हुए बोला, उसे जहां जाना था वह चली गई है मॉम, आज के बाद इस घर में कभी नहीं आएगी। बोलते उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। सारी दीदी की आंखें बड़ी हो गई। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना, मतलब उनका प्लान वर्क कर गया था। अभी तो उन्हें कुछ भी नहीं पता चला था लेकिन अब तो वे बिल्कुल अपन के काम की खबर मिल चुकी थी। उन पर उन्होंने अपने चेहरे के नॉर्मल एक्सप्रेशन रखे और एक की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे कैसे? वे बीवी है तुम्हारी और तुम उसके बारे में ये सब क्या कह रहे हो? बीवी नहीं बेवफा है वो, और जो लोग मेरे लिए लॉयल नहीं होते उनकी जिंदगी मेरे लिए कोई जगह नहीं होती। और इससे ज्यादा मैं आपसे अब कुछ नहीं बात करना चाहता। बोलकर एक सीधा अपने कमरे में चला गया और अब शालिनी जी के चेहरे पर एक साथ ही मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, आखिर में जो चाहती थी ये हो गया, तुम एक की जिंदगी से फाइनली आउट हो गई, गुड बाय बर्लिड इडियट गर्ल। बोलते हुए उनके चेहरे की वे साथ मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। उन्होंने अपने कमरे की तरफ रुख कर लिया लेकिन अभी भी अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच ही थी कि उनके हाथों में पकड़ा हुआ उनका फोन बजा। उन्होंने अपने फोन की तरफ देखा तो कुणाल रावत का नंबर फ्लैश हो रहा था। उनका काम हो चुका था इसलिए उन्होंने उसका फोन रिसीव करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन जब एक बार काटने के बाद दोबारा फोन आया तो उन्होंने फोन रिसीव किया। सामने से जो उन्होंने सुना उसके बाद उनकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब तक उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था लेकिन अभी अचानक से उनका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो कांपते हुए होठों से बोली, ये क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? माना यज्ञ उस पर यकीन न करे लेकिन वो उसकी जान ले ले, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता? नहीं हो चुका है और ये सब उसकी आपकी वजह से हुआ है। इति की मौत की जिम्मेदार आप है और मैं उसे पाना चाहता था, उसे हासिल करना चाहता था, उसे सच में प्यार करता था, उसके लिए दीवानों की तरह पागल था। लेकिन आपने उसे हमेशा मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। मैंने आपकी बात सिर्फ इसलिए मानी ताकि मुझे मेरी एटीट्यूड गर्ल मिल जाए, लेकिन आपने जो उसकी जान ले ली मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला करूंगा। मेरे इरादे भले ही गलत थे लेकिन मेरा प्यार सच्चा था। मैं सच में इति से प्यार करता था और अब मुझे उसके प्यार की कसम आपका सारा सा कच्चा चिट्ठा मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। कुणाल रावत ने गुस्से से कांपते हुए कहा और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शालिनी जी एकदम हैरान हो चुकी थी और उन्हें ये नहीं हो रहा था कि यज्ञ ने अपने हाथों से इति की जान ले ली। उन्हें तो लगा था सिर्फ उन दोनों के बीच लड़ाई होगी और अपने ऊपर लगे इल्जाम को इति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी पलट गई। अभी तक परेशान थी लेकिन अचानक उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और वो हंसने लगे। कुछ देर यूं ही हंसते रहने के बाद वे आकर बेड पर बैठे और फिर शैतानों की तरह हंस मुस्कुराते हुए बोले, मैं सच में तुम्हें मारना नहीं चाहती थी लेकिन अगर अब तुम मर चुकी हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी मौत का थोड़ा अफसोस हो रहा है मुझे लेकिन तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने काम ही ऐसे किए थे कि तुम्हारी इतनी सजा तो बनती थी। अब ऊपर भगवान के पास बैठकर अफसोस करना कि तुमने शालिनी ओबराय से पंगा ही क्यों लिया, क्योंकि शालिनी ओबराय तो किसी को नहीं छोड़ती। तो तुम तो चार चीज ही कहते, अगर तुम्हारी जगह खुद एक भी होता तो शायद उसे भी मैं नहीं छोड़ती। बोलकर वो एक बार फिर से शैतानी की तरह हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ यज्ञ अपने कमरे में आया और अपने टाइट को लूट कर सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम में आकर अपने आप को कपड़े उतारे और फिर शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने वे पुल घूम रहे थे जब उसने रीति को कुणाल रावत के साथ बेड पर देखा था। उसके नींद में ही बड़बड़ाना और कुणाल रावत की जो हालत थी वे सब सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा। दीवार पर रखे उसके हाथ कांप रहे थे और उनसे उभरती होने से साफ दिखाई दे रहे थे। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, यू कांट प्ले विद मी, ओबराय हूं मैं, किसी के खेल में फंसता हूँ। तुम्हें क्या लगा कोई मेरे दिल के साथ खेलेगा और मैं उसे खेलने दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मेरे दिल के साथ खेलने की कोशिश करेगा उसकी सांसों का खेल बंद करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। आई प्ले एवरी
एपिसोड डॉलर किंग गेम वेरी वेल। तो ये खेल तो मेरे प्यार का था जिसमें इस्तेमाल मेरे दिल का हो, तो इसे खेलना तो बनता था। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। कुछ देर यूं ही शावर के नीचे खड़ा भीगता रहा। राइचल मेंशन एक आदमी आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था, साइड टेबल पर रखा हुआ। उसका फोन बजा तो उसने फोन उठाकर देखा। अब एक इम्पोर्टेंट कॉल देकर उसने कॉल रिसीव किया और फिर फोन को अपने कान से लगा लिया। सामने वाले की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, वोट नो नो दिस कांट हैपन मेरी बेबी गर्ल। को कुछ नहीं हो सकता। वो ये घबरा, मेरी बेबी गर्ल को कुछ नहीं कर सकता। आई विल किल हिम। मैं मेरी बेबी गर्ल को एक बार फिर से नहीं खो सकता। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। सामने वाले आदमी ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई कि अब इति राजपूत इस दुनिया में नहीं है। तो उसने साई टेबल पर रखा हुआ कांच का वास उठाया और नीचे जमीन पर पटक ने दे पा रहा। गुस्से से चिल्लाते हुए फोन पर बोला, जान ले लो उसे, अब घबराएगी, खत्म कर दो उसे, मुझे ये घबराएगी डेड चाहिए, कहकर उसने गुस्से से अपना फोन पे नीचे जमीन पर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 20 साल की एक लड़की बेड पर सोई हुई थी। वे काफी गहरी नींद में थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ तो आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद वे अपनी जगह पर उठकर बैठी और फिर दरवाजे की तरफ देखने लगी जहां पर कुणाल रावत खड़ा था। वह मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें कॉफी का कप रखा हुआ था। वो कप वो उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, वैसे काफी बुरे हो तुम, समझ में नहीं आता तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, इति राजपूत या इति ओबराय, कहाँ से मिली इतनी ब्रेवरी। उसकी बात सुनकर इति मुस्कुराने लगी। उसने उसके हाथों से कॉफी का कप लिया और फिर उसे अपने होंठों से लगा लिया। कुणाल भी मुस्कुराया और उसे देखते हुए बोला, अब आगे का क्या प्लान है। गेम गेम गेम, इति ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने हाथ में कॉफी का कप लेकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और बालकनी की तरफ आई। रात का वक्त मर्ड मेंशन शालिनी ओबराय आराम से अपने कमरे में सोई हुई थी कि तभी अचानक से खिड़की को एक झटके से खुली। बाहर हवा बहुत तेज थी। इतनी ज्यादा जोर से खिड़की खुलने पर उनकी नींद भी खुल गई। उन्होंने अंधेरे में खिड़की की तरफ देखा और फिर गुस्से से अपनी जगह पर उठकर बैठ कर बोली, एक तो यहाँ पर कोई भी सर्वेंट काम का नहीं है, हर किसी को हर एक काम 50,000 बोलना पड़ता है। गुस्से से बोलते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और खिड़की की तरफ बढ़ गई। उन्होंने खिड़की को अच्छे से बंद किया और वहां वापस आकर बेड पर लेट गई। अभी वे लेटी हुई थी कि खिड़की एक बार फिर से खुली तो उसकी आंखें भी झट से खुली। उन्होंने खिड़की अच्छे से अंदर से बंद करी थी तो दोबारा खुलने का सवाल ही नहीं बनता था। उन्होंने नजर घुमाकर खिड़की की तरफ देखा तो जो पूरी तरह से खुल गई थी और वहां से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। शालिनी ओबराय एकदम से हैरान रह गई। वो उस खिड़की की तरफ देखते बोली, कौन कौन है वहां पर। बोलते हुए वे एक बार फिर से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी। तभी अचानक से बार बार वो लाइट बंद होने लगी और बार बार जगने लगी। अब शालिनी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उनका दिमाग घूम चुका था और उनका गला सूखने लगा। वे खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, कौन है, सामने आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। कहते हुए वे देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वहां है कौन, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। अब वे गुस्से से खींचते हुए बेड से उठी और फिर सामने खिड़की की तरफ गई तो अचानक ही उन्हें अपना दरवाजा एक झटके से खुलता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे भी पूरा खुला हुआ था जबकि उन्होंने दरवाजा अच्छे से लॉक किया था। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और अब एक एक कर सभी खिड़कियां खुलने लगी। खुल चुकी थी और हवा से बच रही थी। अब तो वे एकदम हक्की बक्की रह गई। उनके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा था। वह अपने कांपते हुए होठों के साथ हकलाते हुए बोली, कौन कौन है वहां पर सामने, वरना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सामने आओ एक बार अगर हिम्मत है। तो वे बोल रही थी और अचानक ही वहां पर अब एक आवाज गूंजी, मुझे क्या मारोगी तुम जो पहले ही मर चुका है उसे दोबारा नहीं मारा जा सकता, कहकर के खतरनाक आवाज खतरनाक हंसी में बदल गई। शालिनी ओबराय के चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने अपने होठों पर अपना हाथ रखा और लड़खड़ाते हुए बोली, इति उनके मुंह से अपना नाम सुनकर वह आवाज और भी ज्यादा तेजी से हंसने लगी और बोली, तो तुम्हें मैं याद हूँ, मुझे तो लगा मेरा किस्सा खत्म करके तुम मुझे भूल गई होगी, लेकिन तुम्हें अच्छे से याद हो, अच्छी बात है, याद रहना भी चाहिए, लेकिन अब तो तुम जाकर भी मुझे भूल नहीं पाओगे। शालिनी ओबराय गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी, तुम में ऐसा कुछ खास नहीं जो मैं याद रखूं। तुम्हारा किस्सा मैं खत्म कर चुकी हूँ, तुम खत्म हो चुके हो, एक की जिंदगी से तुम जा चुकी हो और अब तो अपनी जिंदगी भी गंवा चुकी हो, तो मैं तुम्हें क्या ही याद रखूं, तुम खत्म और तुमसे जुड़ी हर एक चीज खत्म। कहते हुए वे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी ताकि दरवाजा बंद कर सके, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उन्हें एक बार जोर से करंट लगा और वे पीछे की तरफ लड़खड़ा गई और सीधा जमीन पर जाकर गिरी। उनकी गिरते ही आवाज एक बार फिर से बोलने लगी और इस बार और भी ज्यादा तेज हंसी के साथ। शालिनी ओबराय गुस्से से खींच कर बोली, बंद करो ये हंसना, तुम्हारी इसी हंसी से मुझे चिढ़ थी और अभी मुझे उसकी तुम्हारी हंसी सुनाई दे रही। अगर हिम्मत है सामने आओ और मुझे नुकसान पहुंचा कर दिखाओ तो तुम मर चुके हो और आत्मा सिर्फ तड़प सकते है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मुझे डराना बंद करो। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती और अगर तुम मेरे सामने आ गई तो एक बार फिर से मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। पहले ही कई बार मारने की कोशिश की है मैंने लेकिन अब आखिरी बार होगा। कहते हुए अपनी जगह से उठी और वापस पेड़ की तरफ जाने लगी, लेकिन एक बार फिर से उनके कदम रुक गए थे। कमरे में चल रही डम लाइट भी अचानक से बंद हो चुकी थी और वहां पर पूरी तरह से अंधेरा हो गया था।
शालिनी जी ने जल्दी से अपने आसपास अपने हाथों का घेरा बनाया और अंधेरे में ही इधर उधर देखने लगी, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। और अचानक उनकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे ही फट जाएगी। उनके बिल्कुल सामने इति खड़ी थी। उसने एक व्हाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, जिस पर खून के धब्बे बन लगे हुए थे। शालिनी जी एकदम से चिल्लाई और चीखने लगी। उनकी चीखें बाहर तक आ रही जा रही थी, लेकिन कोई भी बाहर से उनकी चीखें सुनकर उसके पास नहीं आ रहा था। इस वक्त घर में कम से कम 20 सेकंड थे, लेकिन शायद किसी तक भी उनकी चीख नहीं जा रही थी। उनके सामने खड़ी गहरी नजरों से देखते हुए बोली, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं आ गई आपके सामने। अब आप बताएं और क्या करना है मुझे आपकी और कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी है। कहते हुए बड़ी अजीब लग रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद था, उसकी आंखें लाल। शालिनी जी का गला पूरी तरह से सूख चुका था, जिसे वे अपना थूक भटक कर दर्द कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। वो डरते हुए हकलाकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। कहते हुए वापस अपने कदम पीछे लेते हुए जा रही थी, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। वे सुन रह गई थी। उन्हें सुनना देखकर मुस्कुराई और बोली, क्या अभी भी कोई सबूत चाहिए आपको कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। शालिनी जी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे जो देख रही है वे सच है। क्या उनका डर का बुरा हाल हो चुका था। वे जल्दी से वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक ही उनकी नजर अपने बेड के साथ ही लगे साइड टेबल पर गई, जहां पर उनकी गन रखी थी। उन्होंने अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैर हिल सकते हैं। उन्होंने थोड़ी सी कोशिश और की तो उन्हें अपने पैर आजाद होते हुए महसूस हुआ। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। शालिनी जी को जैसे ही महसूस हुआ कि उनके पैर पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, वे जल्दी से साइड टेबल की तरफ बढ़ी और फिर वहां पर रखी हुई गन उठा ली और रीति की तरफ चला दी। वहीं दूसरी तरफ क्लब ब्लू आई जी एच टी एक ब्लैक जेनिप जीन्स में कह ढा रहा था। उसके हाथों में वाइन का गिलास था और वो स्टेज पर डांस कर रहा था, जिससे उसकी गर्मी लग रही थी। बॉडी हीट होने की वजह से उसे बहुत पसीना आ रहा था, जिससे वे और भी कातिलाना लग रहा था। तभी उसके पॉकेट में रखा उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने थोड़ा सा साइड में आकर अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और फिर कॉल रिसीव कर अपने फोन को कान से लगाया। इस वक्त उसकी आंखें बेहद नशीली थी। उसके फोन पर अधिक रायचंद का कॉल था। अधिक कौन कॉल बोला, मुझे तुमसे मिलना है। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्लब ब्लू लाइट में हो। मैं भी वहां पर मौजूद हूँ, ऊपर टेरेस पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। यज्ञ हैरान भरी नजरों से अपने फोन की तरफ देखा और फिर बार काउंटर की तरफ आया। उसने वहां पर रखे हुए ड्रिंक का एक शॉट लिया और ऊपर टेरेस की तरफ जाने के लिए एरिया से बाहर आ गया। मैं ऊपर टेरेस की तरफ आया। टेरेस पर बिल्कुल अंधेरा था। उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो खुद से ही बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए इल्यूजन्स हो रहे हैं मुझे। कहते हुए वापस नीचे की तरफ जाने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर एक भारी लोहे की रोड से वार किया, लेकिन वो रोड उसके सिर को छू थी। उससे पहले भी एक पलट चुका था और नीचे की तरफ झुक गया था, जिससे वह इंसान लड़खड़ा गया और आगे की तरफ गिरने को हुआ। लेकिन उस इंसान ने भी खुद को बड़ी ही फुर्ती से संभाल लिया था। यज्ञ जल्दी से संभल कर खड़ा हुआ और उस शख्स की तरफ देखने लगा। वह शख्स कोई और नहीं, अधिक रायचंद ही था, जिसके हाथों में लोहे की रोड थी, जिससे वह यज्ञ के सिर पर वार कर रहा था। लेकिन उसका वार खाली जा चुका था। यज्ञ उसकी तरफ देख रहा था। अद्दी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वे उसे देखते हुए एक बार फिर से उस रोड से यज्ञ किसी पर वार करने लगा, लेकिन इस बार भी यज्ञ ने उसके हाथ को बड़ी ही फुर्ती से पकड़ा और गोल गोल घुमा दिया, जिससे अद्दी के हाथों पर रोड गिर गई। यज्ञ उसे देखते हुए बोला, दूसरे पर हमला अपनी औकात के हिसाब से करना चाहिए। अगर खुद की औकात कुत्ते की हो तो शेर को खत्म करने के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। कहते हुए उसने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। अधिक लड़खड़ा कर पीछे की तरफ हुआ, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल कर ये की तरफ बढ़ा और गुस्से से ग्रस्त हुए बोला, चाहे तू शेर है या सवा शेर, लेकिन आज मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी इति को मुझसे छीन लिया है। मैं पूरी दुनिया में उसे ढूंढ रहा था, लेकिन तूने उसे कैद कर रखा था। मैं प्यार करता था उसे, लेकिन उसे पाने से पहले मैंने उसे गवा दिया और ये सब हुआ तेरी वजह से। मैं वहां में उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था और कहा तूने उसकी जिंदगी ही छीन ली। लेकिन तू उससे बच सकता है, मुझसे नहीं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यहीं पर तेरी कहानी खत्म करूंगा। कहते हुए उसने यज्ञ को उसके गिरेबान से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। लेकिन इस वक्त यज्ञ ने भी उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर उस अपने कंधे से उसके हाथ हटाए और उसे धक्का देते हुए बोला, अच्छा तो इसलिए मुझ पर हमला करवा रहा था तू। अद्दी को उसकी बात सुनकर बेशर्मी की तरह हंस रहा ऐसा और बोला, अच्छा तो पता लग गया तुम्हें। कोई बात नहीं, पता लग जाए तो भी कोई डर नहीं। अब तो वैसे भी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। कहते हुए एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ा और उसे मारने को हुआ, लेकिन उससे पहले यज्ञ ने उसके मुंह पर एक मुक्का और चढ़ा और बोला, तो जैसे हम भी शिकारी मेरा शिकार करने का सोच सकते हैं, लेकिन मेरा शिकार कर नहीं सकते। जब तुझे लगा कि मैं जब तुझे से लोग मेरे खिलाफ अपना दिमाग चलाते हो तो तुम्हारे दिमाग को खिलौना बनाकर उनके साथ खेलता हूँ। कहते हुए उसने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर और चढ़ दिया। अद्दी के होठों से खून बहने लगा।
यज्ञ उसे देखते हुए बोला, पता तो मुझे बहुत पहले चल गया था, और ये भी कि जो वार मुझ पर हुआ वह इति पर क्यों नहीं हुआ, क्यों मेरी गाड़ी में ब्लास्ट करवाया गया, लेकिन जब भी मेरी गाड़ी में इति थी तो ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ। अधिक गुस्से से लाल होने लगा। उसने ये को कॉलर से पकड़कर खींचा और बोला, नाम मत ले मेरी इति का अपनी जुबान से, वरना मैं यहीं पर तेरी जुबान खींच लूंगा। उसने तुझसे प्यार किया था ना, लेकिन तूने उसे उस प्यार के बदले उसे मौत दे दी, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तुझे भी मरना होगा। कहते हुए उसने गन को जोरदार और उसने यज्ञ को जोरदार धक्का दिया तो यज्ञ के कदम लड़खड़ा गए। अधिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं बहुत प्यार करता हूँ इति से, उसे तकलीफ पहुंचाने का तो सोच भी नहीं सकता, इसलिए जैसे ही मुझे पता चला कि उस गाड़ी में इति है तो मैंने उस ब्लास्ट को होने से रोक दिया, वरना उस दिन गाड़ी में तेरा आखिरी सफर होता। पर अब मैं अपने हाथों से तुझे मौत दूंगा, और ऐसी मौत दूंगा कि हर कोई याद रखेगा। कहते हुए उसने अपनी कमर में से गन निकाली। ये क्या आंखें बड़ी हो गई। अधिक सीता ने मुस्कुराहट चेहरे पर लिया, बोला, तुझे मारना तो मैं हमेशा से चाहता था, लेकिन तुझे अपना काम निकलवा कर जब मैंने अपने इति को तेरे साथ देखा तो सोच लिया था कि इति को तुझसे छीन लूंगा और फिर तुझे मौत दूंगा, पर तूने मुझसे मेरी इति को ही छीन लिया। अब तो मैं तुझे एक पल भी जिंदा नहीं देख सकता। कहते हुए उसने ट्रिगर पर अपना अंगूठा रखा और ये को गुस्से और नफरत भरी नजरों से देखते हुए ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल गन से गोली निकली, लेकिन उससे पहले ही गन ऊपर हो गई थी, जिससे गोली का निशाना भी ऊपर की तरफ हो गया। अधिक गुस्से से सामने की तरफ देखने लगा, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें पूरी तरह से फट गई। जब इति उसके सामने आकर खड़ी हो गई, उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इति मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन फिर अचानक वह घूम गई और अपने गुस्से से जलती हुई नजरों से यज्ञ को देखने लगी। यज्ञ भी उसकी तरफ ही देख रहा था। इति उसकी तरफ बढ़ी और उसके करीब आई। यज्ञ की सांसें इस वक्त काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक ही उसकी सांसें एकदम से ही बंद हो गई, क्योंकि इति ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसकी सांसों को ही बंद कर दिया था। उसके होठों को खुद के होठों पर महसूस कर यज्ञ ने जल्दी से उसकी कमर पर अपने हाथ रखे और उसे अपने करीब खींच लिया। इति और भी ज्यादा डीपली उसे किस करने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गई। वो बहुत ही ज्यादा शिद्दत से यज्ञ के होठों को चूम रही थी, और वहीं पागलपन यज्ञ के सर पर भी सवार था। अधिक रायचंद अभी तक ये झटका भी नहीं संभाल पाया था, और वे उसे दूसरा बड़ा झटका लगा था। वे गुस्से से यज्ञ की तरफ देख रहा था। इति जिस्म तरह से लगातार यज्ञ को किस किया जा रही थी। अधिक का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए गन को फिर से कसकर पकड़ा और यज्ञ की तरफ निशाने लगाने लगा। इति अभी भी यज्ञ के होठों को खाने में लगी हुई थी। अधिक एक बार फिर से गुस्से से यज्ञ को देखते हुए गन का ट्रिगर दबाने लगा। उसी वक्त इति ने यज्ञ की पीठ पर अपने हाथ रखते हुए उसे गोल घुमा दिया, जिससे यज्ञ आगे आ चुका था और इति यज्ञ के पीछे। लेकिन फिर अगले ही पल इति का हाथ अधिक की तरफ था और इति के हाथों में एक गन थी। भले ही की शुरुआत इति ने की थी, लेकिन अब पूरी तरह से यज्ञ उस पर हावी था। वह इति को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से किस कर रहा था, जैसे ना जाने कितनी है मुद्दतों बाद उसे इति मिली हो। और वह एक किस के जरिए उस पर अपना पूरा प्यार लुटा रहा हो। इति ने गन का ट्रिगर दबाया और गोली सीधा अधिक की तरफ चली। अधिक को ट्रिगर दबाने का मौका भी नहीं मिला और गोली सीधा उसकी चेस्ट पर आकर धंस चुकी थी। गोली की आवाज सुनकर यज्ञ ने इति के होठों को छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जिस पर इस वक्त दुनिया में जहां का गुस्सा और नफरत थी। होता भी कैसे ना, एक शख्स ने उसके मिस्टर होट की जान लेने की कोशिश की थी, वे भी एक बार नहीं ना जाने कितनी बार। यज्ञ उसके होठों को छोड़ने के बाद इति अधिक की तरफ देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगी। गोली लगने के बाद अधिक नीचे की तरफ गिर चुका था। उसके सीने से खून बह रहा था। इति चेहरे पर एक डेंजर स्माइल लिए उसके पास आई और उसे देखते हुए नीचे जमीन पर बैठ गई। अधिक उसे देखते हुए बोला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे मार नहीं सकती। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार था, और तुमने मुझे ही मार दिया। तुम मुझसे प्यार करते हो, इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन तुम्हारी गलती यह है कि तुमने मेरे मिस्टर होट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि उनकी जान लेने की कोशिश की है। तो तुम्हारी जान में कैसे छोड़ सकती हूँ? मिस्टर होट पर तुम्हें किसी की नजर ना बर्दाश्त करो। तुमने तो उन पर गोली चलाने की गुस्ताखी की थी। इस गुस्ताखी की इतनी सजा तो बनती है। कहते उसने एक बार फिर से गन अधिक की तरफ पॉइंट कर दी। अधिक की आंखें बड़ी हो गई। इति मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास दिमाग है? जितना तुम्हारा दिमाग है उतना तो मेरे मिस्टर होट का खराब रहता है। तुम्हारी हर हरकत को तो बहुत पहले ही नोटिस कर चुके थे। उनकी गाड़ी में जो बम ब्लास्ट हुआ उसी दिन उन्हें तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी जाहिर नहीं किया, क्योंकि फिलहाल तुम्हारे अलावा और भी कई दुश्मन थे तो हमारे आसपास जिनसे निपटना था। लेकिन उनसे निपटने के बाद अब तुम्हारी बारी है, और अब बारी है तुम्हारे खत्म होने की। सो गुड बाय कहकर इति ने गन सीधा उसके माथे पर रख दी। इति को देखते हुए उसके करीब आया और गन की तरफ देखते हुए बोला, आर यू श्योर स्वीट हार्ट, तुम ये करना चाहती हो? उसे कहने पर इति ने अपनी खतरनाक नजरों से उसकी तरफ देखा और बोले, आपको कोई शक है क्या? मिस्टर होट शक तो कभी भी नहीं हो सकता स्वीट हार्ट, पर मैं नहीं चाहता तुम अपने हाथ गंदे करो। यज्ञ ने कहा। उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट थी। इति भी मुस्कुराई और बोली, कोई आप पर अपनी गंदी नजरें डाली और मैं उसके खून से अपना हाथ गंदे बिना
ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर होट? अद्दी की सांसें पहले ही बंद होने वाली थी। गोली उसकी चेस्ट के बीचों बीच लगी तो उसके बचने का कोई सवाल ही नहीं था। वो बुरी तरह से तड़प रहा था। इति मुस्कुराते बोली, गुड बाय मिस्टर अद्दिक रायचंद कहकर उसने गोली चला दी और अगले पल खून का फव्वारा छूट पड़ा। इति अपनी जगह से उठी और अचानक लड़खड़ा गई क्योंकि अग्नि उसे बहुत ज्यादा कसकर उसकी कमर को पकड़ लिया था और पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार से निकाल दिया था। इति खुद को संभाल नहीं पाई, लेकिन यज्ञ ने उसे संभालने के लिए काफी था। यज्ञ ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे और फिर इति के होठों पर अपने होठ रखकर उसे और भी ज्यादा शिद्दत से चूमने लगा। अभी कुछ देर पहले उन दोनों ने एक दूसरे को डिप किस किया था, लेकिन अब जो किस हो रही थी वे बेहद अलग थी। आज पहली बार यज्ञ ने इति की आंखों में अपने लिए वही जुनून दिखा था जो हमेशा से उसकी आंखों में इति के लिए होता था। दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागल थे। इति भी उसी तरह का रिस्पॉन्स दे रही थी और देखते ही देखते उनकी किस इतनी ज्यादा डीप हो गई थी कि दोनों एक दूसरे की गर्दन को भी बहुत ज्यादा पेशेंट होकर किस करने लगे। दोनों ही खुद पर काबू खोने लगे थे। आई ओवर यू। दोनों की गर्म सांसों के साथ दोनों की मधुर से भरी आवाज वहां पर गूंज रही थी। उनकी आंखों से लेकर उनके जिस्म का हर एक कतरा एक दूसरे के लिए प्यार और तड़प से भरा हुआ लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेल में एक औरत जोरों से चिल्लाई जा रही थी और खुद को छोड़ने के लिए धमकियां दे रही थी, लेकिन कोई उनकी धमकियां नहीं सुन रहा था क्योंकि वे औरत सिर्फ बोल सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। वह एक औरत कोई और नहीं, शालिनी ओबराय थी। जेल के बाहर आकर एक गाड़ी में रुकी और यज्ञ और इति गाड़ी से बाहर आए। दोनों के चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट थी। इस वक्त एक गाड़ी और वहां पर आकर रुकी जिसमें से कुणाल रावत बाहर निकला और उसे देखते हुए यज्ञ और इति दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। यज्ञ ने इति का हाथ थामा और अंदर की तरफ बढ़ गया तो कुणाल रावत भी उनके साथ साथ अंदर आया। उस सामने ही लोग अपने शालिनी ओबराय बंदी। उनकी नजर जैसे यज्ञ और इति पर गई, वो गुस्से से चिल्लाने लगी। वो यज्ञ को गुस्से से देखते हुए बोली, इस लड़की के प्यार में तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें अपनी माँ ही नहीं दिखाई दे रही। यज्ञ उनके पास आया और फिर उनके आसपास नजर डालते हुए बोला, माँ कहाँ है मेरी माँ? जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी माँ तो यहाँ पर नहीं है। वे तो मुझे छोड़कर पहले ही भगवान के पास जा चुके हैं, लेकिन मेरी सौतेली माँ यहाँ पर जरूर है। सारे ने गुस्से से चिल्लाई, भले सौतेली हूँ लेकिन तुम्हारी माँ तो हूँ ना। यंग से मुस्कुरा और बोला, माँ वाले काम तुमने नहीं किए शालिनी ओबराय, तो मेरी सौतेली माँ थी और तुम्हारे काम भी सौतेली माँ वाले ही थे। कभी तुमने मुझे अपना नहीं समझा तो मेरे प्यार को क्या ही समझती, इसलिए अपनी घटिया हरकत की। सब कुछ होते हुए भी तुमने सब कुछ गवा दिया क्योंकि मैं नफरत करती हूँ उस लड़की से। सारे ने गुस्से से गर्जी। कुणाल राव मुस्कुराते वहां पर आया और बोला, इतनी नफरत कि एक औरत होते हुए भी आप दूसरी लड़की की इज्जत को इज्जत नहीं समझती। शालिनी ने गुस्से से उसे देखा और बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरा साथ देते तो ये सब कुछ नहीं होता। आज मैं जेल में नहीं होती। एक बार मैं जेल से बाहर आ जाऊं उसके बाद तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम अभी वे बोल ही रही थी कि इतनी मुस्कुराई और उनकी बात बीच में ही काट कर बोली, तो मैं यहाँ पर पहुंचाने वाली मैं हूँ शालिनी ओबराय और तुम तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी जब तक मैं नहीं चाहती और तुम बाहर निकलो, ये तो मैं कभी पूरी जिंदगी में नहीं चाहूंगी। शालिनी गुस्से से कांपते हुए उसे देख रही थी। वो इतने मुस्कुराते हुए आगे बोली, तुमने मुझे जितना भी परेशान किया मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मुझे और मिस्टर होट को कभी अलग नहीं कर सकती, लेकिन जब बात मेरे मिस्टर होट पर आ जाए तो फिर तो मैं किसी को बर्दाश्त ना करूँ। तो तुम तो चीज ही क्या? शालिनी गुस्से से बोले, बहुत गुरूर है ना तुम्हें प्यार कर, लेकिन बहुत जल्दी ये गुरूर टूटेगा। गुरूर तो है बहुत, पर किसी की औकात नहीं इसे तोड़ने की। यज्ञ ने कहा और इति का हाथ कसकर थाम ले और उसे लेकर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ गया। शालिनी जी चीखते हुए बोले, ये लड़की कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, बहुत चालाक है ये लड़की, तुम्हें खा जाएगी। लेकिन यज्ञ को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजरें अपनी स्वीट हार्ट पर थी और उन नजरों में बेइंतहा प्यार था। इंस्पेक्टर से कुछ देर बात करने के बाद यज्ञ इति को लेकर बाहर आया। कुणाल भी उसके साथ ही था। यज्ञ उसकी तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू। कुणाल मुस्कुराया और एक नजर इति को देखकर यज्ञ की तरफ देखते हुए बोला, बहुत किस्मत वाले हो तुम। यज्ञ ने इति की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, लेकिन ये किस्मत सिर्फ मेरी है। इति मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, काश ये किस्मत तो नहीं, लेकिन इस किस्मत जैसी किस्मत को मेरी किस्मत में भी आई होप से। यज्ञ ने कहा और इति का हाथ थाम कर आगे की तरफ बढ़ गया। कुणाल मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। यज्ञ और इति दोनों गाड़ी के पास आई। इति यज्ञ की तरफ देखते हुए बोली, सो व्हाट्स द प्लान मिस्टर होट? यज्ञ उसे देखते हुए मुस्कुरा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, माइंड गेम्स बहुत हो गए, अब हर रोज तुम्हारे साथ ओवर गेम्स खेलूंगा, और वे भी पोजीशन के साथ कहकर उसने इति के होठ पर होठ रखे और उसे सॉफ्ट किस करने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।